खबर में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका होस्ट सईद काजी और मेरे साथ मेरे को होस्ट है मियां शाहिद साहब। रन डाउन और फिर इस पर बात करते हैं। हूसियों ने या हूतीज़ जिसे हम कहते हैं अंग्रेज़ी में, उन्होंने रेड लाइन अबूर कर ली है। 2 सऊदी जो ऑयल टैंकर्स थे उन्हें हिट कर दिया गया है और इस तरह अब बाबुल मंदब भी गोया बंद हो गया। 12% वहाँ से गुजरती है ट्रेड वर्ल्ड की, तो ये एक अनदर ब्लो है। उसके साथ साथ अमेरिका ने ईरान के सिविल कहा गया है ईरान की तरफ से कि अगर उनके सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर या जो पुल वगैरह उन पर हमला किया गया तो अरब ममालिक को वो नाकाबिल रिहाइश बना देगा। नेचुरली वहाँ पे पानी का बहुत बड़ा मसला है और डिसैलिनेशन प्लांट्स जो हैं उनकी अगर वो उनकी हैवी डिपेंडेंस है उन पर, तो वो ज़ाहिर है ईरान को तबाह करेगा, तो यही मामला होगा। उधर सऊदी अरब के हवाले से जो कल खबर आई थी कि उनको एक सिविल न्यूक्लियर डील दी जा रही है, अब इसके साथ ही खबरें चलनी शुरू हो गई हैं, सोशल मीडिया पे भी आ रही हैं कि जी आप अगर अब्राहम अकॉर्ड मानेंगे, यानी दूसरे लफ्ज़ों में आप इज़राइल को तस्लीम करेंगे तो फिर हम आपको जो है वो ये देंगे। इसके साथ साथ चीन रूस ने जो बड़ी प्रिसीजन स्ट्राइक्स हुई हैं CIA के 2, एक शाम में और एक और किसी जगह, जो कि अब अमरीकी इंटेलिजेंस सोर्सेज ये कह रहे हैं कि ये जो बदला लिया है रशिया ने, ये प्रिसीजन स्ट्राइक्स में मदद करके ईरान की, और उन्हें बताया और वहाँ पे बिल्कुल ऐन निशाने पे लगे हैं। इसके साथ साथ हम ये भी बात करेंगे नाजरीन कि अगर आज मैं 2-3 देख रहा था जो उनकी पार्लियामेंट्री कमेटीज़ में जो एक दूसरे के कपड़े उतारे जा रहे हैं, लफ्ज़ इस्तेमाल की, यू आर एन एम्बेरसमेंट, यू शेम ऑन यू शुड बी शेमफुल। मैंने बड़ी ही इनकी अटेंड की, देखी है, अटेंड तो नहीं की, देखी हैं इनकी जो कमेटीज़ में जब ये पेश होते हैं इनके सेक्रेटरीज वगैरह, तो बस वो अब गालियां देना रह गया है। तो यूँ लगता है कि तवाइफ अल-मलूकी और एक डूबता हुआ साम्राज्य जो है उसमें जो वही कहानी हो रही है। जिस तरह ये क्या सिलसिला है, इस पर बात करेंगे। बाबुल मंदब होने के बाद पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतें कहाँ तक जाएंगी, तो क्या लेवी ख़त्म करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ खुदा न खास्ता अगर ये हुआ मामला तो यहाँ बहुत सारे ऐसे मसाइल पैदा हो सकते हैं जिनके बारे में मैं यहाँ ज़्यादा बयान नहीं करना चाहता। और उधर से रोज़ाना अभी हम देख रहे थे, शायद हमारे पास वो हो या ना हो, मैं ख़बर देख रहा था सैलाब के बारे में, तकरीबन पहली दूसरी लीड है हर अखबार में। तो मैं सोच रहा था कि अगर 2010 से लेके अब तक की लीड्स निकाली जाएँ तो तब से यही है, शहर डूब गए, पानी आ गया। लाहौर के अभी लाहौर के मुज़ाफ़ाती इलाकों में इधर किसी ने मुझे मिलने आना था इधर DHA से, तो वहाँ पे पानी रास्ता, तो ये मतलब ये कोई डिसरिगार्ड टू एवरीथिंग। और अब जाके हमारी हुकूमत कश्मीर में कह रही है कि असी इंशाल्लाह इत्थे भी सैलाब ले आवांगे। अब मैं अपने तौर पे कह रहा हूँ कि जो इत्थे कीता जे वो उत्थे ही करोगे ना। और इसके साथ साथ भारत में अब ये जो तहरीक है मज़ीद इसमें तुंदी और तेज़ी आ रही है। अब इस्तीफ़ा मोदी का मांगा जा रहा है और इसमें बहुत से लोग आ गए हैं। और मैंने देखा पहले तो बिल्कुल हॉलीवुड खामोश थी मियाँ साहब, लेकिन अब शबानाज भी नज़र आई, राज प्रकाश नज़र आया, वहाँ पे नसीरुद्दीन शाह तो अपने बच्चों के साथ वहाँ आए हुए हैं। तो एक वाइड स्प्रेड सपोर्ट है। और मैंने एक और बात देखी मियाँ साहब, मैंने एक खबर सुनी कि जनाब दूर दराज से जो लोग दिल्ली से बाहर हैं वो अपने रिश्तेदारों को कहते हैं कि जनाब ये इनको जाके 150 यानी वो बंद दे आए, वो क्या कहते हैं वो खाने पीने की चीज़ें दे के आए। तो ये इस पर भी जी पूरे मुल्क से खाने आ रहे हैं। अच्छा, लेकिन अब आते हैं अपनी पहली खबर पर। रेड लाइन अबूर कर दी, वॉर रीजनल हो चुकी है। दूसरी तरफ मियाँ साहब ख़ास तौर पर अगर हम देखें तो एक खबर मैं आपको पास होगी, मगर मैं दोबारा रीइंफोर्स करता हूँ कि ये जो फैसिलिटी जर्मनी में है, ये अस्पताल उन्होंने जर्मनी में बनाया है इसलिए कि ये जो ज़ख्मी फ़ौजी हैं ये अमेरिकी हवाई अड्डों पे ना उतरें। अलबत्ता बॉडी बैग्स तो वहाँ जा रहे हैं, उस पर शोर मच गया है। 150 मेडिक्स जो हैं, डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ, वो जर्मनी गया है। वहाँ उन्होंने मान लिया है कि 400 से 500 ज़ख्मी वहाँ पे मौजूद हैं। 17 लोगों की उन्होंने जो हलाकत है वो उसके, और इस पर अब एक तूफ़ान मचा हुआ है। और जो मैं जैसे बता रहा था कि पार्लियामेंट्री कमेटी में जिस तरीके से एक दूसरे की बेइज्जती कर रहे हैं मियाँ साहब, अगर आपने देखा हो, मैंने बड़ी तफसील से रात को देख रहा था कि वहाँ पे उनका एक सफ़ीर आया हुआ था, हैग्स के तो पल्ले कुछ नहीं रहने दिया, इतनी बेइज्जती हो रही है उनकी, और मेरे ख्याल पे बजा तौर पर हो रही है। और हाउ इनएप्ट ही इज़, यानी ट्रंप साहब को भी देखें, खैर पूरी दुनिया में ऐसे होता है, इस तरह के 2-4
मतलब है डेमागॉग नलायक पकड़ के हम रख लेते हैं उसमें कैबिनेट्स में, मतलब कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे एक्सेप्शन हो। तो गन तो फैलता जा रहा है, रायता फैलता जा रहा है मियां साहब। देखिए कायद साहब, जो बाबुल मंदब है उससे बात शुरू करते हैं और काफ़ी खबरें हैं हमारे पास इस हवाले से, जिसमें जो सीआईए के ठिकानों पर हमला कैसे हुआ, वहाँ क्या होता रहा और किस तरह ईरान ने वहाँ पर हमले किए और कौन मदद कर रहा है ये भी बताएंगे। अब अभी आपने अमेरिकी फौजियों का बताया, ये भी अंदर की खबर बताएंगे। और अभी जो बाबुल मंदब पर बात कर लेते हैं। जो बाबुल मंदब है इस पर आज सुबह खबर आई कि हौसियों ने सऊदी अरब के जो 2 ऑयल टैंकर्स हैं उस पर हमला किया है और उनके अगले हिस्से को आग लगी है। उसमें तेल तो नहीं बहा समंदर के अंदर, लेकिन वहाँ कोई जानी नुकसान भी नहीं हुआ, लेकिन एक रेड लाइन अबूर कर दी है हौसियों ने। और वो रेड लाइन जो है वो सऊदी अरब के लिए नहीं है, हमारे लिए भी है। और फौरी तौर पर जैसे ही ये काम हुआ उसी वक्त जो है वो यहाँ पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को बाकायदा तौर पर कॉल किया और उनसे जो है इज़हार यकजहती किया और इस इकदाम की शदीद मजम्मत की। और साथ ये कहा कि मैं और फील्ड मार्शल और पूरी कौम सऊदी अरब के साथ खड़े हैं और सऊदी अरब की कौमी सलामती और खुद मुख्तारी को यकीनी बनाया जाएगा। साथ ही जो है तर्जमान दफ्तर खारजा आए तो उन्होंने कहा कि अगर आइंदा ऐसा कोई सिलसिला हुआ या ऐसा इकदाम हुआ तो सख्त जवाब दिया जाएगा। और ख़ास तौर पर यह कहा गया कि पाकिस्तानी परचम वाले जहाज़ों पर अगर कोई हमला हुआ तो इसका सख्त जवाब दिया जाएगा। आज ट्रंप ने भी ये कहा है और वार्निंग दी है ईरान को कि वो हौसियों को समझाएं और उनको जो है वो इससे बाज करें, वरना अमेरिका भी इस पर हमला करेगा। अगर कायद साहब ये मामला आगे बढ़ता है तो इसका मतलब है अमेरिका भी हमला करेगा। फिर पाकिस्तान ने भी वाज़ेह किया है कि हम भी एक दिफाई मुआहदे में हैं और दिफाई मुआहदा जो है हम पर लाजम है और हम इसको पासदारी भी करेंगे। तो फिर पाकिस्तान जो है वो भी आगे बढ़कर इस हमलों को रोकेगा, बल्कि बाकायदा तौर पर आगे जो है वो हम इक़दाम करेगा। तो ये एक बहुत बड़ा एक नया महाज खुल गया है और ये महाज जो है वो अगर बाकायदा तौर पर खुल गया तो एक नई जंग जो है उस खित्ते में मेरे ख्याल में मियां साहब नजर आ रही है, जिसका ये जो है ना मियां साहब, एक तो ये तो बिल्कुल एक ख्वाहिश इजराइल की पूरी होगी अगर हम मुसलमान रियासतें आपस में लड़ती हैं। तो एक तो ईरान को चाहिए कि उनको रेन इन करे और बाबुल मंदब जो है वो अब तो वो बंद हो गया। अब ये जो 2 अटैक्स हुए हैं इसका जो फितरी नतीजा निकलेगा, दुनिया भर में जो तिजारत होती है उसमें तो वो रिस्क कोई भी नहीं लेता। अब वहाँ से कोई नहीं गुजरेगा। बेसिकली तो उन्होंने मैसेज दिया है कि अब कोई और जहाज़ यहाँ से ना गुजरे। मेरे ख्याल में बेहतर ये होता कि अगर उन्होंने इसको वसी करना भी था तो वो मुसलमान या सऊदी अरब के जहाज़ों को निशाना ना बनाते। एक बात तो ये है। और वैसे उसको जो है जिस तरह पार्शली मिसाल के तौर पे वहाँ से अब 10% ट्रैफिक तो हरमूज से भी गुजर रही है जो कि इजाज़त देता है जिनको ईरान, तो मतलब 10% पे है वो, बाकी तो बंद है उन्होंने। तो बेसिकली वो इस काम लें ज़रा रेस्ट्रेंट से। और मुसलमान मुल्कों को चाहिए, इजराइल देखें, इजराइल पहली दफ़ा कॉर्नर हुआ है, इजराइल इस वक्त डिफेंसलेस है। इजराइल इंतज़ार कर रहा है कि 2-3 साल बाद जब उसके ये जो उनके पास प्रिवेंट करने के लिए असलहा आ जाए तो वो शायद दोबारा जंग में आए। जंग तो ये ख़त्म नहीं होगी जब तक कि एक फरीक बिल्कुल घुटनों पे ना आ जाए। तो लेकिन दूसरी मियां साहब बात ये है, मैं इस पर ज़रा थोड़ी आपकी टेक लेना चाहता हूँ। मुझे ये फरमाएं कि जो अमेरिका के अंदर जंग शुरू हो गई है, जो उनकी अपनी रूलिंग क्लास और अपनी कमेटीज़ में लड़ रहे हैं, वो जहाँ पे बॉडी बैग्स आने के बाद जो कहा जा रहा था कि एक खौफनाक प्रेशर ट्रंप साहब पे आएगा, और ट्रंप साहब ने जो आज गुफ्तगू की है वहाँ पे जब वो लाशें रिसीव कर रहे थे तो उन्होंने इतनी बोदी और अजीब और गरीब, अब मैं क्या कहूँ, उन्होंने उनका ये जो मारे गए हैं फौजी, इन्होंने कहा था कि कोई बात नहीं सनू मार दियो, बस एटम बम नहीं बनना चाहिए वहाँ। मतलब दे आर आउट ऑफ देयर माइंड। कोई बंदा इसको खरीदने को तैयार है इस बात को कि भाई ये असल में अमेरिका फंस गया है सर। अमेरिका को पैसे भी चाहिए जंग लड़ने के लिए जो कि नहीं है। अमेरिका को असला चाहिए जंग लड़ने के लिए, यहाँ पर इस खित्ते में वो नहीं है। अमेरिका को अपने फौजी बचाने हैं, वो नहीं बच रहे। अमेरिका मुकम्मल तौर पर वहां फंस गया है। जो कल बात हो रही थी वो आज बाकायदा स्टोरी के तौर पर जो है वो सामने आ गई है कि ये जंग सिर्फ अमेरिका और ईरान की नहीं है। इस जंग में बाकायदा तौर पर रूस और चाइना भी शामिल है।
और वो बाकायदा तौर पर जो प्लान चाइना के लिए बनाया गया था वो उल्टा अमेरिका पर जो है वो नाफज हो रहा है। आज मार्को रूबियो को आपने सुना कि उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कायद साहब कहा, मार्को रूबियो ने, कि चाइना एशियन पानियों में क्या कर रहा है। उन्होंने तशवीश का इजहार किया। तो आगे क्या है कि क्या अमेरिका वहां एशियन पानियों में क्या कर रहा है? ये अमेरिका का पानी है, यहां पर अमेरिका क्यों है? तो इसलिए अमेरिका को नजर आ रहा है, अमेरिका को ये रिपोर्ट्स मिली हैं जो 3 जो हुए हैं हमले कायद साहब, जो CIA के ठिकानों पर हुए हैं बाकायदा तौर पर, और पिन पॉइंट लोकेशन पर जाकर जो है वो ड्रोन्स ने मारा है, शाहे ड्रोन्स 136 ने। वो क्या था? वो उसके पीछे कौन था? बाकायदा तौर पर इसकी तहकीकात शुरू हो गई हैं और इसके पीछे पसे पर्दा एक कहानी जो है वो बयान की जा रही है। वो कहानी रूस का बदला था, क्योंकि रूस पर जो यूक्रेन ने हमला किया कायद साहब, वो उनको KGB को और उनके बाकी जो एजेंसीज हैं उनको ये रिपोर्ट मिली कि वहां पर ये हमला जो है इसके पीछे अमेरिका है, इसके पीछे यूरोप है। और फिर ये हमला उनको पता कंफर्म हो गया कि अमेरिका इसके पीछे है, अमेरिका ने मदद की है। तो ये बदला था। ये बाकायदा तौर पर जो शाहिद ड्रोन हैं उनके 136, उनमें एक नया नेविगेशन सिस्टम लगाया गया। वो ऐसा नेविगेशन सिस्टम है जो सिर्फ और सिर्फ अपने ना सिर्फ रडार को नजर नहीं आता, धोखा भी देता है और बाकायदा तौर पर उस लोकेशन को वो हिट करता है जहां पर मौजूद जिसको हिट करना होता है। रियाज में जो हिट किया गया, शाम में हिट किया गया। कायद साहब 1 मिनट दीजिएगा, शाम के अंदर रूस मौजूद है ना, वहां पर गहराई में जाकर जो कमांडो ऑपरेशन किया गया। उर्दन में बाकायदा तौर पर हिट किया गया। इतना हिट जो एक्यूरेसी है वो कैसे आई है? CIA के साबिक एक डायरेक्टर हैं, बल्कि उनके जो है वो स्टेशन हेड हैं, उन्होंने भी इसको कंफर्म किया है बाकायदा तौर पर। उन्होंने कहा है कि अगर रूस उनके साथ है, ईरान के साथ, तो इसमें कोई अचंभे की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अमेरिका भी रूस के खिलाफ जो है बहुत से इकदाम करता है। तो ये तमाम मामला कहां जा रहे हैं? मैं आपको इसका मतलब है कि ये जंग जो है वो रीजनल नहीं रही, नहीं, रीजनल से फैल गई है सर। एक बहुत बड़ी आपको मैं खबर देता हूं। खबर ये है कि अब बिल्कुल इनसिक्योरिटी है। जहां जहां थोड़े बहुत फौजी रह गए हैं वो वैसे ही सिविलियन जो इलाके हैं वहां मूव कर गए हैं। इस वक्त जो इवन उर्दन जो है, जो एक फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस थी इजराइल की, और जहाँ जहाँ अमेरिका के फौजी बेशुमार उनकी तनसीबात रिडार तबाह हो चुके हैं। और जो खबर आ रही है, और ये अमेरिकी यानी हलकों में से आ रही है, वो ये है कि उनके पास बिल्कुल जो ईरानी मिसाइल हैं उनके रोकने का कोई उनके पास बंदोबस्त नहीं है। लिहाजा जो अमेरिकी फौजी खिते में हैं, अब तेजी से एवैक्यूएशन की बात शुरू हो गई है। अब ये मुझे लगता है इसमें ही एक बड़ी खबर है। ये जो आपने मिसाइलों की बात की ना कायद साहब, इसमें एक बड़ी खबर है। वो खबर ये है कि जो मिसाइल वहां पर फायर कर रहा है ईरान, उसमें ऐसी टेक्नोलॉजी जो है वो उसमें ऐड कर दी गई है कि वो अगर अपने हदफ को हिट करता है तो वो तबाह कर देता है। अगर वो हदफ को हिट नहीं करता, कुछ दूर जाके गिरता है, तो वहां से उसके रेजेस ऐसी निकलती हैं, उसमें से एक बरकी रेजेस निकलती हैं और 7 केमिकल रेजेस हैं। और बरकी और कीमियाई जो मिलान है वहां पे, वो जाकर जो वहां पर नजदीक रेडियस में जो फौजी होते हैं उनके नर्वस सिस्टम को और ब्रेन को हिट करता है। जो आपने सर बात की जर्मनी के हॉस्पिटल की, वहां पर जितने भी फौजी जख्मी हैं उनके या दिमाग को चोट लगी है, ये कहा जा रहा है रिपोर्ट्स में, या उनके नर्वस सिस्टम जो है वो डैमेज हो गया है, यानी कि वो माजूर हो चुके हैं। इस तरह की जो टेक्नोलॉजी है ये कहां से आई ईरान के पास कायद साहब? अच्छा, नहीं, एक तो ये बात होगी, ये देखें वही इट इज़ एनीबॉडीज गेस, क्योंकि आज एक खबर और भी आई है मियां साहब। अब एक और रेस शुरू, ये आज की न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है कि अब रेस शुरू हो गई है इस वक्त अमेरिका में भी, चाइना में भी और रशिया में भी। और प्यूटन का इसके हवाले से उन्होंने कोट भी किया है। प्यूटन ने यह कहा है कि अगली दुनिया पर हुक्मरानी वो करेगा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए चलाए जाने वाले रिमोट्स में की टेक्नोलॉजी में आगे जाएगा। अमेरिका ने भी दोबारा इस पर बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर दी है और वहाँ पे एक तजर्बा भी किया है उन्होंने। एक तो ये रेस खत्ते में शुरू हो चुकी है। मगर दूसरी बड़ी अहम खबर जिसका इंसानी पहलू है वो ये है कि ईरान ने ये कह दिया है कि अगर उसके मज़ीद पुलों को निशाना ट्रंप ने बनाया इन इज़ फिट ऑफ मैडनेस, तो वो जो उसके इत्तेहादी मुल्क हैं
वहाँ पर वो उनके डिसैलिनेशन प्लांट्स, उनके बिजली घरों पर हमला कर देगा। अच्छा, अब ये है, ये कोई खैर कोई अच्छी बात तो नहीं है ये काम करना, लेकिन अपने डिफेंस में जो है वो उसके पुलों को करे, स्कूलों को नहीं छोड़ रहा, तो अब ये उसके तादियों को नहीं छोड़ेगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर आए। मगर सवाल ये है मियाँ साहब कि अगर जहाँ पे 70% 90% डिसैलिनेशन प्लांट्स पे रिलायंस है साफ पानी की, पीने के पानी की, तो वहाँ तो एक कुरान मच जाएगा, एक करबला बन जाएगी। तो अब तो ये सब 90%, 70% नहीं, 90%। कुछ मुल्कों में 70 है, कुछ में 90 है। उसके पास जो कुवैत है उसके पास जो प्लांट्स हैं वो अगर हिट हो जाते हैं तो उनके पास कोई पानी नहीं है वो। और कुवैत की ये सूरत हाल है, कतर की ये सूरत हाल है, सऊदी अरब की ये सूरत हाल है। अगर आप यूएई के देखें तो वहां भी डिसैलिनेशन प्लांट जो हैं अगर वो हिट हो जाएं या उनके एटमी पावर प्लांट जो हैं वो हिट हो जाएं, उनके जो है बाकी मुल्कों के खलीजी ममालिक के अगर पावर प्लांट जो हैं वो हिट हो जाएं तो फिर ना वहां बिजली रहेगी, वो रहने के काबिल वाकई नहीं रहेंगे। ये ग्रेट गेम है कायद साहब, इस ग्रेट गेम को छोड़ो, गर्मी कितनी है। अमेरिका दो रुखी गेम कर रहा है सर, दो रुखी गेम कर रहा है अमेरिका। एक मिनट दीजिएगा, अमेरिका दो रुखी गेम कर रहा है। एक तो वो ईरान के खिलाफ, दूसरा वो सऊदी अरब के खिलाफ। पहले ईरान को डैमेज किया, जो इजराइल है वो दुम दबा के बैठा हुआ है और वो लूमड़ी की तरह बैठा हुआ है, किसी वक्त भी वार करेगा। दूसरा जो अभी वार है वो सऊदी अरब पे रहा है। आपने देखा कल एक सिविल एटमी डील की बात हुई और आज उसको जो है वो उस पर गिलाफ जो है पहना दिया गया, उसको शर्त रख दी गई कि इब्राहिम अकॉर्ड को साइन करेंगे तो फिर उनको जो है वो डील की मंजूरी दी जाएगी। ये ग्रेट गेम का हिस्सा है सऊदी अरब को फंसाने के लिए और वहां पर जो वली अहद हैं उनको फंसाने के लिए। अभी सऊदी अरब को भी इस पर एहतियात करनी चाहिए, पाकिस्तान को भी करनी चाहिए, पूरे खित्ते को करनी चाहिए। पाकिस्तान को $10 अरब पर जो है एहतियात करनी चाहिए। $10 अरब लेने से, $10 अरब पाकिस्तान जिस दिन डील की बात हुई या मैच्योर हुई उसी दिन आगे यही शर्त रखी जाएगी कि पाकिस्तान भी इब्राहिम अकॉर्ड पर जो है वो साइन करे। सऊदी अरब अड़ा हुआ है कि वो नहीं करेगा, लेकिन उनको इस डील में फंसाया जा रहा है, पाकिस्तान को इस तरफ किया जा रहा है। ये बहुत बड़ी गेम का हिस्सा है और वो लूमड़ी जो है वो स्पाइलर पीछे बैठा हुआ है। वो लूमड़ी शुमड़ी मियां साहब कुछ नहीं हो। मेरी बात सुने, कोई इस चार्ज माहौल में कोई गया था ना, यूएई ने जाके सारा सब कुछ किया था ना। अब $3 बिलियन दे के तरले कर रहा है ईरान के कि यार मेरे ऊपर हमला ना करी। ये एक पहलू है। मैं दूसरा पहलू आपको बता दूं, आप कोई आबादियां मर नहीं गई मिडल ईस्ट की, यहां पे शख्सी हुकूमतें हैं, डेमोक्रेसीज नहीं है, ये अपनी जगह, लेकिन ऐसा अनपॉपुलर डिसीजन इस माहौल में अगर आपने किया तो फिर हमें सबक सीखना चाहिए। वैसे तो हमारे हमसाये में भी अब बहुत सबक है हमारे लिए, जो जिस पे हम आखिर में जाके बात करेंगे। तो इतनी बड़ी पब्लिक मैं माफी चाहता हूं, मैं मुकम्मल कर लूं, पब्लिक लैश ऐसी आएगी कि आपको अमेरिका और इसकी जंग भूल जाएगी। भाई ये अनपॉपुलर डिसीजन जहां पे इतनी सख्त नफरत इजराइल के खिलाफ अरब अवाम में पाई जाती है, अरब अवाम को छोड़ें। आपने देखा यार, वो कहीं एआई ने तो नहीं बनाई थी जो तमगा लिया उसने, एक स्पेनिश जो था प्लेयर, उसने हाथ नहीं मिलाया ट्रंप के साथ। मैं देख रहा था, आई डोंट नो, आई डोंट थिंक इट वाज एआई। बहरहाल मैं ये कह रहा हूं कि अरब ममालिक में लोगों में इतनी शदीद नफरत है उसके खिलाफ कि एनी सच डिसीजन कैन नॉट ओनली बी सेल्फ डिफीटिंग, इट वुड बी समथिंग लाइक कमिटिंग अ सुसाइड। साहब आपको याद है वो जमाना, आपने तो देखा है बाकायदा तौर पर, वो चीजें आपने कवर की होंगी, आपने बड़ी नजदीक से देखा होगा। ईरान और इराक पर जब हमला हुआ था तो उस वक्त क्या हुआ था, इराक पर हमले से पहले बाकायदा तौर पर आर्टिकल्स लिखाए गए सद्दाम हुसैन के खिलाफ। उस वक्त बाकायदा तौर पर CNN और BBC ने कंपेन चलाई और आलमी मीडिया ने बाकायदा तौर पर उनके खिलाफ एक पूरी कंपेन चलाई कि वहां पर बम है। और उसके बाद जो है सद्दाम हुसैन को फांसी पर जो है जब बात रुकी और आज तक इराक नहीं संभल सका। यही प्लान मशरक़ वुस्ता के लिए जो है वो शुरू हो चुका है। आर्टिकल लिखे जा रहे हैं सर, वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ आर्टिकल लिखे जा रहे हैं। वो माहौल बनाया जा रहा है सद्दाम वाला, और वो माहौल जो है वो बनाया जा रहा है कि सऊदी अरब के टुकड़े किए जाएं। वो माहौल बनाया जा रहा है कि मोहम्मद बिन सलमान को जो है बाकायदा सद्दाम हुसैन बनाया जाए। वो माहौल बनाया जा रहा है कि वहां पर जो है वो बाकी अरब ममालिक के जो है वो बिल्कुल उनका शराजा बिखेर दिया जाए।
वो जो मियां बात साहब, है बात ये है ग्रेटर इसराइल की, वो नहीं, हर नहीं। सूरत उसको पूरा करना चाहते हैं। सर रोन का रूहानी मिशन है, हमें नहीं मैं समझ आ आपको रही। ये एक बात बता दूं, मेरी बात सुने। इस तरफ मोहम्मद बिन सलमान साहब की तरफ कोई नहीं आएगा। वहाँ पे हमारी फ़ौज, हमारी प्रेजेंस मौजूद है, हमारी मिलिट्री माइट को वो जानते हैं। ये रिस्क कोई भी नहीं लेगा और इजराइल तो कतई नहीं लेगा। इजराइल हमें सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान को समझते हैं, क्योंकि मिलिटरीली पूरी इस्लामी दुनिया में सबसे बड़ी ताकत जो है हम ही हैं। बल्कि हमने अपनी से 5 गुना बड़ी ताकत जो है उसको भी थोड़ी अकल सिखाई है जैसे कुछ अर्सा पहले, और अंदाज़ा पता चला है कि इंडिया कितना शाइन कर रहा था और कौन सी तीसरी मैशत बनने जा रहा था। इस कदर अंदर इस कदर गंद है। और बाकी तो खैर आखिर में बात हम करेंगे ही। ये स्टूडेंट्स ने आके इतना नंगा किया है कि ये डेमोक्रेसी, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, तो वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। सारी दुनिया की हुकूमतें हिल रही हैं भाई, अवाम बड़े तंग हैं। आप मुझे ये बताएं कि एक तरफ तो अगर ये यहाँ पे पानी खत्म, आपको पता है यूएई और इन मुल्कों में, मैं रहा हूँ वहाँ पे, एक अखबार में काम करता था एक ज़माने में, बाहर नहीं निकल सकते आप यार। वहाँ पे जितनी ह्यूमिडिटी और गर्मी होती है, बहुत से लोग तो वहाँ से हिजरत कर जाते हैं, उन्हें दमा हो जाता है। 24 घंटे आपको एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट रखना पड़ता है। आपको एसी से बाहर आप निकल ही नहीं सकते। और वहाँ बिजली खत्म हो जाए, पानी खत्म हो जाए, तो वहाँ तो कोराम मच जाएगा। तो ये मेरे ख्याल में, आई डोंट नो, अब ये मैंने कल भी ये अर्ज की थी कि जब तक देखें जो अरब हैं उनके खिलाफ बाकायदा एक साजिश का आगाज हो चुका है। आप देखें आज एक खबर जो है वो चलवाई गई है बाकायदा तौर पर, पूरे आलमी मीडिया पर जो है इसका जो है प्रचार किया गया बाकायदा, जिसको कहते हैं ना डोल पीटा गया है। सऊदी शहजादे को मुर्दा हालत में पाए गए और वहां पर एक होटल के बाथरूम में पाए गए। उसको साबित किया गया है कि वो जो है वो याश था, वो एडिक्ट था। ये उसमें बताया गया बाकायदा उनकी रिपोर्ट्स में कि वो अल्कोहल पीता था, वो जो ड्रग्स लेता था, चर्स पीता था, और उसको बाकायदा तौर पर उसकी शनाख्त बताई गई, शहजादा अब्दुल्ला बिन फहद बिन अब्दुल अजीज जलवी आले सऊद। ये कहकर जो है वो रिपोर्टिंग की जा रही है, ये कहकर जो है वो आर्टिकल लिखे जा रहे हैं, और ये बताया जा रहा है पूरी दुनिया को ये एक साजिश है कि अरब कितने याश हैं। अब वहां उनसे जान छुड़ाई जाए, उनके हाथ में एटम बम ना दिया जाए, वहां पर जो है उनको सिविल जो है वो एटमी उनसे मुआहदा ना किया जाए, उनको मजबूर किया जाए ताकि हम जो अकार्ड उसकी तरफ आए। ये पूरी साजिश गढ़ी जा रही है काई साहब। साजिश तो कब नहीं वो कर रहे थे, मगर मैं आपको बात बता दूं, सऊदी अरब के खिलाफ ऐसी कोई कामयाब नहीं हो सकती। पूरी दुनिया बड़ी सेंसिटिव है। पूरी दुनिया में जो है बिलियंस ऑफ मुस्लिम्स रहते हैं, जहाँ जहाँ वो रहते हैं वहाँ कुरान मच जाएगा अगर इन्होंने इस तरह की हरकत की। वो ऐसे कुछ नहीं। देखें सऊदी अरब हो या कोई मुल्क हो, उसमें किसी तब्दीली का हक वहाँ के अवाम को है। पीसफुल अंदाज से करें या जो भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल वे है उससे करें। लेकिन वो अगर ये समझते हैं कि सऊदी अरब कोई उसके लिए तरने वाला होगा, नहीं। बड़ी नाजुक सिचुएशन है। कल भी जब हम यहाँ बात कर रहे थे, गालबन जनरल साहब थे हमारे साथ, जनरल गुलाम मुस्तफ़ा थे और लोग थे। तो ये इस ट्रैप में हमें नहीं आना चाहिए, और पाकिस्तान इस ट्रैप में नहीं आएगा। पाकिस्तान ने अपनी डिप्लोमेटिक मैच्योरिटी पहले भी शो की है, और पाकिस्तान ने जो अपनी मिलिट्री माइट है वो भी डेमोन्स्ट्रेट की है। इसलिए ये नहीं होगा। ये गलत हुआ है जो हौसियों ने किया है। उन हौसियों को एक ज़्यादा से ज़्यादा वार्निंग दे के कहना चाहिए था कि भाई ये दो, अगर 10 जहाज हरमूज से निकल रहे हैं तो सऊदी अरब के भी 1-2 जहाज वहाँ से निकलने दें, बाबुल मंदब बंद कर दें जो आपकी होस्टाइल देखिए भाई साहब, इस वक्त बसीरत की ज़रूरत है, और बसीरत की ज़रूरत है। अगर बसीरत से काम ना लिया गया तो होगा क्या। हौसी जो हैं वो सामने आ गए हैं ना, बाबुल मंदब बंद कर दिया है ना, सऊदी अरब पर हमले कर रहे हैं। अगर सऊदी हौसियों पर हमले शुरू हो गए तो कौन कहां से हमले होंगे? सऊदी अरब करेगा, पाकिस्तान करेगा, यूएई करेगा, अमेरिका करेगा। तो ये कोई अच्छा होगा? अब हम लोग जो है इस के नाखन नहीं लेने चाहिए। उनको इस वक्त जो है पीछे नहीं हटना चाहिए। पाकिस्तान ने साजिश का काम किया है। पाकिस्तान ने सर देखें इतनी बड़ी जंग रुकवाई है, ईरान को बचाया है, बाकायदा वहां जाके हमारे फील्ड मार्शल उस वक्त वहां पर जाते रहे जब वहां पर बम बरस रहे थे, तो उस वक्त जाते रहे वहां पर, और पूरी दुनिया को उन्होंने इकट्ठा करके इस सतह पर लाए। एक मुफाहमती याददाश्त जो है वो पेश की, उस पर दस्तखत हुए, और अब हौसी जो है माबुल मंदब बंद कर रहे हैं। उनको होश के नाखन नहीं लेना चाहिए। अगर उन्होंने होश के नाखन नहीं लिए तो काम खराब हो जाएगा। सिर्फ हौसियों के लिए नहीं, वहां और ये रीजनल वार जो है ये हाथ से निकल जाएगी। दोनों बातें मैं आपको बता दूं। एक तो हौसियों को रेस्ट्रेंट करके हत्तुल वसा कोशिश होनी चाहिए कि मुस्लिम ममालिक का एक दूसरे के सामने ना आए। हाँ, मैं बार बार कहता हूं कि किरदार अदा करना चाहिए सर। ईरान को किरदार अदा करना चाहिए। ईरान को वहां जरूर हिट करना चाहिए जहां पे अमेरिकी बेसिस है।
रहेगी बात हौसियों की। अब भाई अमेरिका से बड़ी कौन सी मिलिट्री माइट है, उनको भी बात करनी पड़ी थी आके हौसियों से, उन्होंने बमबारी करके देख लिया था। मियाँ साहब अब सोसाइटियों को फतह करना मुमकिन नहीं रहा। ये आखिरी है, हमने अरेंजमेंट ऑपरेशन शॉक एंड ऑल देख लिया था इराक में, उसमें भी हमने देखा कि अमेरिका ने कितनी बड़ी जो है वो उसकी प्राइस पे की है। तो इसलिए मेरे ख्याल में ना बम, अब मुझे बताएं, मैं देखो यार ये तो खैर आज हमारा मौजू नहीं है, मैंने आज यूं ही नेट पे देखा कि ये टोटल दिफाई बजट दुनिया का कितना 2.88 ट्रिलियन डॉलर। और यार को अकल को हाथ मारो यानी जी, अवाम आपके न, अमेरिका के अवाम पैटर्न नहीं खरीद सकते। साहब ये अकल को हाथ अगर ना मारा किसी ने तो ये जंग जो है वो फैल जाएगी। ईरान को किरदार ये अदा करना चाहिए कि हौसियों को पीछे करना चाहिए, और क्योंकि आज सदर ट्रंप भी कह रहे हैं कि हौसी जो है ईरान की प्रॉक्सी हैं, और ईरान खुद भी मानता है कि भाई बात सुने ना, अब मुझे ये ना कहलवाएं, हौसियों को रोकना चाहिए। चाइना बहुत नाराज है सर, इस पे चाइना भी कूद जाएगा, ये जंग नहीं आएगी, मेरी यहाँ ट्रांसमिशन होनी शुरू हो जाएगी और हम भी कर रहे होंगे। मेरी बात सुने, मैं तो किसी की मैं तो कह रहा हूं, और ट्रंप को कहें कि अब बंदे दा पुत्र बने, इजराइल को रोके। इस जगह पे सारा गंद किसने डाला हुआ है? हौसियों ने डाला हुआ है। हौसी रद्द अमल में कर रहे हैं, जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए, दानिश का तकाजा है ना करें और हमारी पोजीशन खराब ना करें, नंबर वन। बट हु इज द मेन कल्प्रिट? ये जो गुड्डा बिठाया हुआ है, ये जो किराए के कातिल बैठे हुए हैं इजराइल में, बच्चों के गले काटने वाले, और उनको तुम रोकते नहीं हो तो कहते इन्हें रोक दो। बहरहाल ये है, आई थिंक बेटर सेंस मस्ट प्रिवेल। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, बात करेंगे पाकिस्तान में सैलाब, भारत में एक और बहुत बड़ी तहरीक, क्या मामला है, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अब बाबुल मंदब बंद होने के बाद ज़ाहिर है पेट्रोल की कीमतें ऊपर जाएंगी। मैं एक गुफ्तगू, मियां साहब मैं एक छोटी सी बात सुना के आपकी तरफ आता हूँ। एक किसी ट्रांसमिशन में बैठे थे, शायद आप भी बैठे थे, तो एक साहब आए बड़े पीपल्स पार्टी के, तो कीमत बढ़ाई थी नई नई हुकूमत ने, तो हमें बड़े मुश्किल फ़ैसले करने पड़ रहे हैं। तो मैंने उनकी खिदमत में अर्ज़ किया कि हजूर ज़रा ग्रामर ठीक कर लें। वो इसलिए कि जब आपने आम आदमी की जेब पे अटैक करना है तो ये तो आसान फ़ैसला है कि भाई सारे जो क्राइसिस आया है, सैलाब आया है, जंग हुई है, कुछ हुआ है, उसका बिल आवाम को पकड़ा दो। इट इज़ एन ईजी डिसीजन। मुश्किल डिसीजन तो तब हो कि 22-20 बिलियन डॉलर की जो आप सब्सिडी लेते हैं, जो ऊपर आपकी पर्क्स हैं, 12-12 करोड़ रुपए की गाड़ी एक ऐवान ज़ेरी और उसके पास है, आपकी जो पर्क्स हैं 832 अरब रुपए में डॉक्टर फरक सलीम के मुताबिक हमें 4 साल में ये असम्बलियां पड़ती हैं। और भाई उधर कोई कटौती करो। अब अगर बाबुल मंदब बंद हो गया है तो कोई बात नहीं, हमने आपका 2 इंच गला और काट देना है। Why can't the Ishrafia of this country is ready to share the burden of this crisis? Why all the time आम आदमी is a बकरा आफीद जुआ? Why? अगर आप ये अब बाबुल मंदब में अगर ये होता है बंद तो आप क्या 800 पे लीटर करेंगे? कोई खौफ नहीं आता आपको? एक नजर जरा दिल्ली पे भी मार रहे हैं। अकल को खुदा का शुक्र कि हम यहाँ अमन अमान में बैठे हुए हैं। तो क्या आप इशराफिया की पक्ष, ये जो आपने वजीर बैठाए हुए हैं, मैं नाम नहीं लेता, एक वजीर तो ऐसे भी है खुदा की कसम जिसको मैंने जूनियर प्रोड्यूसर की जॉब नहीं दी थी बिकॉज डिडंट डिजर्व, वो अब कैबिनेट में बैठा हुआ। तो प्लीज होश के नाखुन लें। ये जो अगर बोझ आवाम पे आता है, ऑलरेडी टमाटर की कीमत पता है मियां साहब आपको क्या है? इस वक्त टमाटर कितने का किलो मिल रहा है? तो भाई इसको शेयर करें और अखीर की अंत देखनी है, क्या देखना है? तो अब अगर ये क्राइसिस दोबारा हिट कर रहा है तो मार्क माई वर्ड्स, इफ यू डोंट शेयर दिस बर्डन विद द एलीट ऑफ दिस कंट्री एंड इफ यू पास ऑन ऑल दिस बर्डन ऑन टू द कॉमन मैन जो कि ब्रिंक पे है, तो आई थिंक थिंग्स विल नॉट बी वेरी गुड फॉर यू। मियां साहब योर टेक। काश साहब देखें, इस वक्त कोई भी सब्जी ऐसी नहीं है जो 200 रुपए फी किलोग्राम से कम हो, उससे ऊपर ही है। और फल जो हैं वो तो पूछने भी नहीं, दुकानदार से पूछा भी नहीं जाता कि कितने के हैं। इतनी महंगाई जो है वो इस वक्त हो चुकी है। आगे जो नज़र आ रहा है वो बड़ा भयानक वक्त जो है वो देखने को आ रहा है। पेट्रोल जो है वो बहुत महंगा होने जा रहा है मुस्तकबिल करीब में, बल्कि आने वाले दिनों में।
क्योंकि आलमी मार्केट में इस वक्त जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं खाम तेल की, वो $100 से बढ़ चुकी हैं। और ये पेशगोई की जा रही है कि अगर बाबुल मंदब इसी तरह बंद रहा और एक हफ्ता बंद रहा तो ये कीमतें जो हैं वो 120, 126, $130 फी बैरल तक जा सकती हैं। और अगर ये जाती हैं तो पाकिस्तान में क्या बनेगा, जो कि रोज़ाना की बुनियाद पर कीमतें बढ़ रही हैं। 15 रुपये फी लीटर तक जो है वो बढ़ चुका है। आज भी पेट्रोल की कीमत बढ़नी है और डीजल की कीमत बढ़नी है, कल भी बढ़ेगी। अब मामला सर ये है कि ठीक है, आलमी सतह पर कीमतें बढ़ रही हैं। इस वक्त मेरे सामने ब्रेकअप पड़ा हुआ है, पेट्रोल का फी किलो कीमत जो है वो 327 रुपये फी लीटर है और इस पर कुल टैक्स जो है 1 लीटर पर 108 रुपये है। पेट्रोलियम लेवी 80 रुपये है। अगर हुकूमत जो है यही जो कीमतें बढ़ा रही है, ये पेट्रोलियम लेवी मिनहा करती जाए तो आज भी पेट्रोल की कीमत जो है वो 242 रुपये बनती है। तो इस वक्त पेट्रोल की कीमत 327 है। पेट्रोलियम लेवी किस लिए लिया जाता है कायद साहब? पीडीएल हुआ करता था, आपको याद होगा 2008 में, और उस वक्त पीडीएल पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी इसलिए लगाया गया था कि हमने रिफाइनरी को डेवलप करना है, हमने अपनी जो पेट्रोल है उसको अपग्रेड करना है। आज मैं एक प्रोग्राम में देख रहा था वजीर पेट्रोलियम को और वो कह रहे थे कि रिफाइनरीज हमारी अपग्रेड नहीं है। भाई 2008 से लेकर अब तक आप पेट्रोलियम लेवी ले रहे हैं, 100 अरब रुपए का रखा है, वो किससे अपग्रेड होनी थी? वो किधर गए पैसे? ये तो आवाम को पूछना चाहिए और उनको बताना चाहिए। वो कौन सा टैक्स है जो अगर ये लेवी जो है कम कर दी जाए मियां साहब, तो फिर पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ेगी। मुझे बताएं, 1 मिनट दीजिएगा, सिर्फ 1 मिनट। नहीं मैंने एक सवाल ले लें, ताकि एक मालूमात रख दूं सामने। एक सवाल ले लें। लीटर पे कुल टैक्स 108 रुपए है, इसमें पेट्रोलियम लेवी 80 रुपए है और इसमें 80 रुपए पेट्रोलियम लेवी लिया जा रहा है। क्लाइमेट जो स्पोर्ट्स कार्बन है वो 5 रुपए फी लीटर लिया जा रहा है। और कार्बन पे पैसे तो हुकूमत ने लिए हैं, मेरा क्या कसूर है, आपका क्या कसूर है? उस पर पैसे जो हमसे लिए जा रहे हैं, डीलर मार्जिन जो है वो आपको गंदी फिजा भी तो मुफ्त में देते हैं ना, आपको गंदी फिजा भी तो मिलती है ना। मगर मुझे बताएं कि जो पेट्रोल के कीमत में वो पैसे थे ऑयल रिफाइनरीज को अपग्रेड करने के लिए, उसमें वो भी तो पैसे हैं, वो किसने खाए हैं? देखिए कायद साहब, मेरा सवाल यही है, 400 अरब रुपया उस वक्त कहा गया। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने इनसे पूछा, 2011-12 की बात है, किधर गए पैसे, कितने इकट्ठे हुए? उन्होंने कहा 400 अरब रुपया, कहां गए पता नहीं। अब जो है वो वहां से लेकर पीएल कर दिया गया, पीएल आज तक जो है वो लिया जा रहा है और ये एक अंदाजे के मुताबिक 15,000 अरब रुपया इकट्ठा हो चुका है। वो किधर गया मालूम नहीं। अब 1700 अरब रुपया जो इकट्ठा करना है वो किस लिए इकट्ठा करना है, कहां गई? आज भी कहा जाता है कि हम ईरानी पेट्रोल नहीं ले सकते, इसलिए नहीं ले सकते कि हमारे पास जो है वो हमारी रिफाइनरीज अपग्रेड नहीं है। वो भाई किसने करनी थी? अवाम ने करनी थी। अवाम तो पैसे दे रही है, अवाम तो जो है वो पेट्रोलियम लेवी की मद में भी पैसे दे रहे हैं। अब क्लाइमेट को चेंज करना है, हमने क्लाइमेट को बेहतर करना, उसके भी पैसे दे रहे हैं। क्लाइमेट कहाँ बेहतर हो रहा है? उसी तरह जो है वो हमारे फ़ज़ा जो है वो गंदी है, उसी तरह हमारे जो है वो क्लाइमेट के प्रॉब्लम्स जो है सामने आ रहे हैं। हमने कौन से मेजर्स लिए हैं, कहाँ पर हमने जो है वो पोल्यूशन को कम किया है जो फ़ज़ा में फैल रही है? और मियां साहब टमाटर नहीं लग रहा, पैसे लिए और इस मद में लिए और उसके जो है वो पैसे 5 रुपए फी लीटर हम दे रहे हैं। मैं बताऊं आपको, 2 बातें बताऊं। मैं इधर कल गाड़ी वॉश करवाने गया तो वो बेचारा मुझे पहचान गया, तो मुझे कहते जी 1000 रुपया दिन का बनाता हूं, 400 रुपये का डेली पेट्रोल लगता है, 600 बचते हैं, 300 रुपये बच्चे का दूध है, ऐसी किधर जाइए? अभी ये जहर अपने अंदर डाल रहे हैं ये लोग। जिस दिन उन्होंने जहर उगलना शुरू कर दिया तो मैं नहीं, आई डोंट वांट टू प्रोवोक पीपल एंड आई डोंट वांट अनरेस्ट इन दिस कंट्री। हम वी लव दिस कंट्री, हम यहाँ कोई गंद नहीं चाहते। थोड़ा गंद जो है इस शराफिया की शक्ल में हमने डाल रखा है अपने वेड़े में, अपने सेन में। मैं ये कहता हूं कि 10 पैसे फी यूनिट 8 साल देती रही अवाम, 10 पैसे फी यूनिट 8 साल फी यूनिट देती रही अवाम और 57 अरब रुपए का नीलम जेलम में कंट्रीब्यूशन की, आज तक नहीं चला। जो हमारे जो इसके अलावा जितना भी फिक्स चार्जेस जो हैं वो दिए जा रहे हैं, वो किस लिए दिए जा रहे हैं? उसका कोई वाली वारस नहीं है। हमने जो बिजली की तरसील के पैसे दे रहे हैं, बिजली उतनी तरसील नहीं हो रही। हम आईपीपीज को जो कैपेसिटी पेमेंट दे रहे हैं वो उतनी बिजली नहीं मिल रही। साहब मैं सारा कुछ अवाम से लिया जा रहा है। एक ब्रेक पे जा रहा हूं और ब्रेक से जाने से पहले एक टीजर दे के जाना चाहता हूं। वो जो डेमी गार्ड समझता था अपने आप को, आजकल वो एक चूहे की तरह छुप के असेंबली के पीछे से भागा है मोदी। प्लीज लर्न दीज लेसन्स।
ये जो बड़े बड़े अपने तई हम बने हुए हैं ना, बड़े बड़े, एक लम्हा लगता है ये कौन बोल रहा था खुदा के लहजे में, ये वक्त किसकी रौनत पे खाक डाल गया, ये कौन बोल रहा था खुदा के लहजे में। मत ऐसे करें, अवाम को सुख दें, रिलीफ दें, उनका साथ दें। ब्रेक के बाद आते हैं हमसाये में क्या हो रहा है, मोदी साहब की क्या दुर्गत बन रही है, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मियाँ साहब, मैं अभी जब खबर देख रहा था तो मैंने कहा शायद आज नहीं तो कल अगले हफ्ते हम चलें बनाएंगे, कोलाज बनाते हैं। आप 2010 से ना हम कोई एक एक दो अखबारों के तराशे निकाल के चलाते हैं, सैलाब से इतने बह गए, सैलाब से फिर गए, एक साल बाद सैलाब इतने बह गए। यानी आप ये देखें कि ये सैलाब जो आ रहा है, आपसे मेरे ख्याल में सैलाब से तो आप बात हो चुकी है आपके साथ, लेकिन चलें बारह ये मुसीबत खड़ी है और लाहौर के नशेबी इलाके ज़ेर आब हैं। मैं एक जगह आज बैठा था रिकॉर्डिंग के लिए, तो मेरी जिसने करना था एक सोशल मीडिया पे, वो बेचारी कितनी देर पानी में फंसी रही, और इस मुल्क के लाहौर के इंतहाई पाश इलाके में। मैं आगे बढ़ता हूँ, अब ये आखिरी सेगमेंट हमारे पास। मियाँ साहब, अब वो मोदी का इस्तीफ़ा मांग रहे हैं। हर रोज़ वो जो अपनी डिमांड्स हैं उनको ऊपर किए चले जा रहे हैं, और मोदी ने खबर ये है कि जो चीन और इंडिया की सरहद है वहाँ पे उनकी जो रेंजर है या बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, वहाँ से उनको बुला लिया है वापस। इस कदर ये खौफजदा है। और ये खैर टीवी पे और प्रेस कॉन्फ्रेंस तो ये प्रेस को तो ये फेस करते ही नहीं है। वी ऑल नो सम कम्प्लेक्स है या डरता है या कैमरा शाही है, आई डोंट नो वट एवर। इंटरव्यू दे देते हैं, कभी अक्षय कुमार आके कर ले या कोई इस तरह का आके उसकी तारीफ़ें शुरू कर दे, तुझे कितने अजीम आदमी हो, तुझे क्या आला इंसान है, तो वो उसके सामने बैठ के फिर वो ऐसे माशाल्लाह मज़े ले रहा हो। तो अब ये है कि ये तो मूवमेंट आगे बढ़ रही है। और सबसे बड़ी बात जो हमने की थी कि कुछ बॉलीवुड के जो अपराइट लोग थे, उन्होंने सलमान खान का बयान तो मैं से नहीं समझता कि वो कोई यानी काबिल सताइश है, बल्कि कंडेमनेबल है कि भाई ये पॉलिटिकल, इसको ना, व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिटिकल ना बनाया जाए। मतलब अगर क्या करें, कुछ सियासत ऐसी एक्टिंग आती है उनको, लेकिन ये कुछ सियासत या ये तो उनका सिलसिला, सियासत तो उनका सब्जेक्ट नहीं है, मगर ये बढ़ता चला जा रहा है और अनप्रेसिडेंटेड सपोर्ट आ रही है। दूर बैठे हुए लोग घरों से जो उनके जानने वाले हैं उन्हें कहते हैं यार ये हम पैसे भेज रहे हैं, यहाँ इतने खाने लेके वहाँ पहुँचा दो। तो ये एक कैफियत बन गई है। मियाँ साहब, आई थिंक इट इज़ गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल। और मैं कल एक इंडियन सहाफ़ी का सुन रहा था इंटरव्यू, एक इधर हमारा सोशल मीडिया पे लड़का कर रहा था, हमारा सहाफ़ी भाई, तो वो ये बता रहा था कि ये अब आगे बढ़ता चला जा रहा है काम, और जितना जबर कर रहे हैं इतना आगे बढ़ रहा है। आपकी पास खबरें क्या हैं और आपका तनाजुर क्या है? कैसे साहब, दो बड़ी खबरें दूंगा, आखिरी सेगमेंट है। एक खबर तो यह है कि मोदी फरार हो रहा है, और चंद दिन बाद जो है आप देखेंगे कि मोदी जो है वो भारत में नहीं होंगे, किसी और मुल्क में बैठे होंगे। वो किस मुल्क में होंगे वो भी बताता हूं। दूसरी खबर यह है कि अगर पाकिस्तान और बरतानिया के मामलात जो हैं वो इस एक मसले पर हल हो गए तो अल्ताफ़ हुसैन जो है वो पाकिस्तान को मिल जाएंगे, और पाकिस्तान जो है अल्ताफ़ हुसैन को भी हासिल कर लेगा, और साथ साथ जो है वो कुछ वहाँ पर एंटी स्टेट जो एक्टर्स हैं वो भी पाकिस्तान आ जाएंगे। पहली खबर पे आते हैं। मोदी का जो है वो भारत के अंदर जो इस वक्त एहतजाज नहीं बगावत की सूरत हाल है काजी साहब। लाखों नौजवान जो हैं उन्होंने घेरा हुआ है जंतर मंतर, और उनके जो है बाकी पार्लियामेंट को भी और मोदी के दफ्तर को भी। खबर यह है कि मोदी साहब ने बाकायदा तौर पर बरतानिया को दरखास्त की कि मुझे वहां पर पनाह दी जाए, उन्होंने नहीं माने। फिर मोदी साहब ने जो है वो वहां पर इजराइल को दरखास्त दी, इजराइल जो है वो नहीं माना। अब वो रूस जाने की तैयारियों में है कि रूस जो है वो भाग जाए, और क्योंकि वहां पर अब मोदी का रहना मुमकिन नहीं रहा, वो इसलिए कि एक तरफ नौजवान आ गए, दूसरी तरफ किसान आ गए। और इसके अलावा 250 मकामात हैं काजी साहब भारत में, 250 मकामात जहां पर इस वक्त मज़ारे चल रहे हैं, और वो मज़ारे नहीं हैं, वहां बगावतें हैं। मैंने उनके वजीर खारजा, साबिक वजीर खारजा यशवंत सिन्हा को कहते हुए सुना है कि भारत में 1000 बगावतें फूट रही हैं। ये बाकायदा उनका इंटरव्यू सामने आया है।
और वहां पर जो बात नीट से चली थी, वहां पेपर लीक से चली थी, अब वो बगावत पे आ गई है। धीरेन्द्र प्रधान का वो उन्होंने इस्तीफा मांगा था ना, उसका मुतालबा किया था नौजवानों ने, अब वो कह रहे हैं कि मोदी जो है वो इस्तीफा दे। और नारा क्या लग रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़, और वहां पर नारे जो है मुख्तलिफ लग रहे हैं। कोई वोट पे नारा लगा रहा है, कोई जो नीट जो पेपर लीक हुए उस पे नारा लगा रहा है, कोई कश्मीर पे नारा लगा रहा है, जो कश्मीर में उन्होंने जुल्म किया है। किसान जो है वो अपने मसाइल लेकर नारा लगा रहे हैं। हर तबका जो है वो भारत में उठ खड़ा हुआ है। और बहुत से लोग ऐसे कह रहे हैं, मैंने देखा जर्नलिस्ट ऐसे कह रहे हैं कि एक बदमस्त हाथी को पहली दफा लगाम पड़ रही है। यहां तक लोग जो है वहां पर इससे तंग है। जो गुजरात लॉबी है वहां पे मोदी और शाह, ये दोनों वहां से भागने की तैयारियों में हैं। इस वक्त वहां जंतर मंतर में वो लोग, वो नौजवान जिनकी टांगे तोड़ दी गई, वो नौजवान जिनके बाजू तोड़ दिए गए, उन्होंने वहां से पट्टियां करा के, बैंडेज करा के दोबारा उसमें दाखिल हो गए। ये बगावत है काजी साहब, ये एहतजाज नहीं है। और वहां पर जो आप बात कर रहे हैं ना कि वहां से सरहद से वो रेंजर्स मंगवा रहे हैं, रेंजर्स नहीं, मिलिट्री जो है उसको ऑर्डर दिया जा रहा है कि मिलिट्री आकर जो है वो उसको संभाले। और जो खबर आ रही है कि फौज ने इनकार कर दिया है कि वो अपने लोगों पर ना गोली चलाएगी, ना अपने लोगों के खिलाफ जो है वो जाएगी, और जंतर मंतर में नहीं आएगी, और पूरे मुल्क में कहीं भी एहतजाज को वो टैकल नहीं करेगी। क्योंकि यहां पर जो हुआ है, जो लॉबी ने किया है, पूरी गुजरात लॉबी ने, वो मामला ये किया सर कि जो नीट का इम्तहान है वो मेडिकल का इम्तहान है, सबसे बड़ा इम्तहान है। 21 से 22 लाख नौजवान उसमें जो है वो हर साल इम्तहान देते हैं। 1 लाख सीट होती है उसमें। जो कोचिंग सेंटर बनाए इन पूरी लॉबी ने, पूरे एलीट लॉबी है, जो अडानी अबानी के लॉबी है, उन्होंने कोचिंग सेंटर बना रखे हैं। वहां पर लाखों की फीस दी जाती है, वहां पर बच्चों को कोचिंग कराई जाती है, और साथ ही वो एग्जाम देते हैं और पेपर लीक कर दिए जाते हैं। वहां से वो पोजीशन लेते हैं। और जो बच्चे सारा साल मेहनत करते हैं उन्होंने खुदकुशियां की हैं काजी साहब, सैकड़ों बच्चों ने खुदकुशियां की हैं। और मैंने एक बच्ची को सुन रहा था, वो कह रही थी कि मैं अपने भाई से प्यार करती हूं, मेरा भाई पता नहीं एग्जाम देगा तो वो अपने साथ क्या कर बैठेगा। इस तरह के जज्बात जो है वो मौजूद हैं वहां पे। ना किसान वहां पर रुक रहा है, ना नौजवान रुक रहा है। अब भारत की बारी है। पहले नेपाल की बारी थी, श्रीलंका की उससे पहले बारी हुई, श्रीलंका में भी यही हुआ, नेपाल में भी यही हुआ, बांग्लादेश में भी यही देखा। अब भारत की बारी है। जो कहा जाता है ना, भारत टूट जाएगा, भारत इसी तरह जो है वो बिखर जाएगा। कुछ खालिस्तान बन जाएगा, मणिपुर अलग हो जाएगा, 7 सिस्टर अलग हो जाएंगी, वहां पर बिहार अलग हो जाएगा, बंगाल अलग हो जाएगा। वो इसलिए नहीं कि कोई इसकी साजिश करेगा, वो खुद मोदी साजिश कर रहा है सर। कहीं से वोट काट रहा है, कईयों का जो है वो वहां पर जीने नहीं दे रहा। राम मंदिर में चोरी हो गई, वहां पर दीगर जो चोरियां सामने आ रही हैं। 2-3 आपको मैं फिगर देना चाहता हूं। पहली बात तो ये है कि मैंने कल फिगर निकाली कि जो ग्रेजुएशन करके लोग आते हैं उनमें से भी 40% बेरोजगार हैं। कल मैं दोबारा री इन्फोर्स कर दूं इस खबर को, 1 करोड़ 20 लाख लोग जॉब मार्केट में आते हैं इंडिया में, और तकरीबन 40-50 लाख लोगों को भी नौकरी नहीं मिलती। एक तो ये देखें वहाँ पे ये मसला है। दूसरा मसला मियाँ साहब ये है, देखें सिस्टेमिक फेलियर है। जो आप 7-8%, मैं दोबारा कोट करता हूँ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर को, कि ये जो तरक्की बेचता रहा है ना हमारा मोदी, वो कि वकास सबका, वो 2% में घूम रही है। जो 98%, मैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के एक इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर को कोट कर रहा हूँ, वो कहते हैं कि नेगेटिव में ग्रोथ है। नीचे जो 98% इकोनॉमिक मॉडल बैठ गया है, आ गया उसके तो उसका तो जो है वो गई, उसकी हुकूमत गई। सर दूसरी खबर दे दूं, जल्दी दे दे, क्योंकि प्रोग्राम का भी अखीर आ गया है। प्रोग्राम का भी अखीर आ गया है। दूसरी खबर जल्दी दे देता हूं कि ईरान, बरतानिया और पाकिस्तान के दरमियान एक मामला चल रहा है। ग्रूमिंग गैंग जो है उसके सरगना शबीर अहमद को बरतानिया कह रहा है कि पाकिस्तान अपने हवाले ले, यानी कि पाकिस्तान उसको कबूल कर ले। पाकिस्तान ने वाजे कर दिया है, और वहां की जो मुस्लिम कम्युनिटी है, पाकिस्तानी कम्युनिटी है, उन्होंने वाजे कर दिया है कि अगर एक तो कानून नहीं है, दोनों पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान कोई मुआहदा नहीं है, और वहां का कानून यह है कि 1973 से पहले जो 5 साल पहले वहां पर गया उसको बेदखल नहीं कर सकते। शबीर अहमद पहले गया था, इसलिए वो उनको बेदखल नहीं कर सकते। पाकिस्तानी कम्युनिटी कहती है कि अगर ये एक्सचेंज होना है तो फिर अल्ताफ साइन पाकिस्तान को दें, वहां पर जो है एंटी स्टेट एक्टर्स हैं वो पाकिस्तान को दें, और शबीर जो है वो भी पाकिस्तान को दे दें, ताकि इंसाफ हो जाए। ये वहां पर मामला चल रहा है, और नजर ये आ रहा है कि अगर मामला तय पाते हैं
तो अल्ताफ हुसैन जो है पाकिस्तानी हुकूमत जो है उसके हवाले कर दिए जाएंगे। चले, कल तक तो वो एसेट के तौर पे डील कर रहा था बरतानवी जो गवर्नमेंट है और MI वगैरह वगैरह। ये था हमारा हफ्ते का आखिरी शो। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।